जॉब पर जाने वाली गांव और शहरी बहू का पहनावा। तानिया की शादी को 1 हफ्ता बीत चुका है। आज वो रसोई में खाना बना रही है। खाने में उसने मटर पुलाव, दाल तड़का, आलू का पराठा, चावल, रोटी और रायता बनाया है। तानिया खाना बनाकर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय कोमल कहती है, क्या भाभी, आपकी शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया लेकिन फिर भी आपने अभी तक अच्छे से खाना बनाना नहीं सीखा। देखो ना, दाल में नमक कितना ज्यादा हो गया है। हाँ बहू, और तुमने रोटियां भी काफी कड़ी बनाई है। मैंने तुझे बताया था ना कि रोटियों के लिए आटा अच्छे से गूंथना और सब्जी में नमक मिर्च मसाले सब नाप कर डालना। जाने दो माँ, उसकी शादी को 1 हफ्ता ही तो हुआ है। थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब सीख लेगी। रोहित की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि की शादी को भी 1 हफ्ता हो गया था और वो भी अपने घर में दाल चावल, मूली के पराठे, मेथी आलू का साग, तड़के वाली दही और रोटियां बनाकर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और कहते हैं, बहू, रोज की तरह आज भी तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ, मुझे तो पिछले 1 हफ्ते से लग रहा है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहा हूँ। भाभी, मुझे मेथी आलू का साग और दोना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सुरभि, रात को मेरी पसंद का खाना बनाना, छोले भटूरे और तड़के वाली दाल। सभी लोग खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद पड़ोसन कमला रागिनी के घर आती है और कथा का निमंत्रण देते हुए कहती है, रागिनी बहन, आज शाम को मैंने कथा का आयोजन किया तो तुम अपनी बहू और बेटी को लेकर कथा में जरूर आना। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। वैसे बैठो, 1 कप चाय पी लो। अरे नहीं नहीं रागिनी बहन, अभी मुझे तुम्हारी पड़ोसन जानवी बहन के घर भी निमंत्रण देने जाना है। अब कमला रागिनी के घर से निकलती है और जानवी के घर आ जाती है। वो जानवी को कथा का निमंत्रण देते हुए कहती है, जानवी बहन, भूलना मत, अपनी बहू और बेटी को लेकर कथा में जरूर आना। हाँ बहन, ये कोई भूलने की बात है, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। बातें करके कमला अपने घर चली जाती है। शाम को तानिया 1 पीस पहनकर कथा में जाने के लिए तैयार होती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, चलिए माँ जी, मैं कथा में जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बहू, तूने कथा में जाने के लिए कैसे कपड़े पहन रखे? कोई साड़ी पहन ले। माँ जी, मेरे पास तो साड़ी है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो नीलम के कपड़े लेकर पहन ले। मैं इतनी दुबली हूँ, मेरे कपड़े भाभी को कैसे आएंगे? अच्छा ठीक है, तो फिर चलो ऐसे ही। रागिनी अपनी बहू और बेटी के साथ कथा में जाने के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि साड़ी पहनकर, सिर ढककर तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए कथा में चलते हैं। भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बहू तो है ही सुंदर। ठीक है बहू, चलो चलते हैं। जानवी भी अपनी बहू और बेटी के साथ कथा में जाने के लिए निकल जाती है। उधर रागिनी तानिया और नीलम को लेकर कथा में पहुंचती है। तभी शोभा रागिनी से कहती है, रागिनी बहन, सुना है तुम्हारी बहू मॉडर्न है और जॉब करती है, लेकिन कम से कम कथा में तो साड़ी पहनकर और सिर ढककर आना चाहिए था। ये कैसे कपड़े पहने तुम्हारी बहू ने? अरे चाची, जाने दो ना, मेरी भाभी मॉडर्न है, मॉडर्न कपड़े ही पहनेंगी। फिर कौन सा उन्हें कथा सुनानी है? हाँ हाँ, मॉडर्न बहू के नाम पर तुम लोग कुछ भी पहनो, भला पूजा में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? तभी जानवी भी अपनी बहू और बेटी के साथ वहां पहुंच जाती है। शोभा जैसे ही जानवी की बहू सुरभि को देखती है तो वो रागिनी से कहती है, देख रही हो रागिनी बहन, जानवी बहन अपनी बहू के साथ आई है। उनकी बहू साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है और देखो कितने अच्छे से सिर ढक रखा है। बहुत संस्कारी है उनकी बहू। गांव की है तो क्या हुआ, उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहकर थोड़ी देर शोभा जानवी और उसकी बहू से भी बात करती है और वहां से चली जाती है। फिर रागिनी और जानवी दोनों कथा में जाकर बैठ जाती हैं। तब सुरभि तानिया से कहती है, आप ही तानिया है ना? मुझे कोमल ने आपके बारे में बताया था। हाँ, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना था। तुम किसी गांव से आई हो ना? वैसे तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुम गांव से हो। सुरभि तानिया की बात पर मुस्कुरा देती है। कथा खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर तानिया टॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहनकर तैयार होती है और अपना लैपटॉप लेकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आज से मेरा ऑफिस है तो मैं जा रही हूँ। ऑफिस जाना ठीक है, लेकिन तूने कपड़े कितने छोटे पहन रखे हैं। माँ, आजकल की लड़कियां अपने ऑफिस में ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। चलो तानिया, मैं तुम्हारे ऑफिस छोड़ता हूँ, अपने ऑफिस चला जाऊंगा फिर मैं। ऐसा कहकर रोहित तानिया को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोहल्ले की औरतें तानिया को इस तरह छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हुए देखकर आपस में बातें करती हैं। हाय दैया, शोभा बहन, देखो तो जरा रागिनी बहन की बहू को, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रही है। हाँ बहन, उस दिन कथा में भी ऐसे ही आई थी। मुझे तो बड़ी ही बेशर्म लगती है ये। कम से कम रागिनी बहन को तो इसे ऐसे कपड़े पहनने से रोकना चाहिए। तानिया ऑफिस पहुंचती है और अपनी सभी सहेलियों से मिलती है। माही तानिया से कहती है, यार तानिया, तू तो शादी के बाद भी शॉर्ट ड्रेस में आ गई। तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा नहीं क्या? यार तुझे तो पता ही है कि मैं कपड़ों के मामले में
किसी से कोई समझौता नहीं करती। जैसे ड्रेस शादी से पहले पहनती थी वैसी ही शादी के बाद भी पहनूंगी। और रोहित से मैंने पहले ही कह दिया था, अगर किसी को कोई एतराज भी हो तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, मान गए तुझे, सचमुच तू बहुत स्मार्ट है अपने पहनावे के मामले में, तो तू कोई समझौता नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ घर का सारा काम खत्म करने के बाद सुरभि अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी रसोई में सब्जी खत्म हो गई है, चलिए ना बाजार जाकर सब्जी ले आते हैं। बेटा दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और कोमल भी कॉलेज गई है, तो ऐसा कर कि तू ही बाजार जाकर सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब्जी ले आऊंगी। अब सुरभि अपने कमरे में जाकर साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर तैयार होती है और झोला लेकर सब्जी लाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे कमला और शोभा दिखाई देती हैं। सुरभि दोनों को प्रणाम करती है और कहती है, कैसी हो कमला चाची, शोभा चाची, आइए ना हमारे घर बैठने। हाँ सुरभि बहू, हम तो अच्छे हैं, आएंगे। वैसे तुम्हारी सास की तबीयत ठीक तो है ना? नहीं कमला चाची, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अकेली सब्जियां लेने आई हूँ। अच्छा चाची चलती हूँ, सब्जियां लाने जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा। सुरभि सब्जियां लेने चली जाती है। तब शोभा कमला से कहती है, देख रही हो कमला, दोनों ही मोहल्ले की बहू हैं, लेकिन शहरी बहू और गांव की बहू के पहनावे में कितना फर्क है। एक के पहनावे में संस्कार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती और दूसरी अपने पहनावे से इतनी संस्कारी लगती है। हाँ बहन, तुम तो सही कह रही हो, जानवी बहन तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई। ऐसे ही शाम हो जाती है और तानिया अपने घर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए मैंने आते वक्त खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया है। थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, फिर मैं लगा दूंगी, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे बहू, अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो तूने बाहर से क्यों ऑर्डर कर दिया? मैं और नीलम मिलकर बना लेते। माँ जी नीलम बता रही थी कि उसके कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसीलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। ऐसा कहकर तानिया अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पार्सल वाला आता है। तानिया पार्सल लेती है और रसोई में जाकर सारा खाना प्लेट में सर्व कर देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि ने तड़के वाली दाल, चावल, सब्जी, रोटियां, टमाटर की चटनी और आलू की भुर्जी सब कुछ बना लिया था। वो खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाकर सुरभि की बहुत तारीफ करते हैं। अगली सुबह तानिया जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनकर तैयार होकर हॉल में आती है। तब तानिया के ससुर कहते हैं, बहू, तुम ये कैसे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रही हो? माना कि तुम शहर की मॉडर्न लड़की हो, लेकिन शादी के बाद कम से कम सलवार सूट तो पहन सकती हो। ओ पिताजी, मैं आप लोगों की रोज रोज की इन बातों से परेशान हो गई हूँ। मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर तानिया चली जाती है। तब रागिनी महेंद्र से कहती है, देख रहे हैं जी, हमारी बहू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऑफिस जाती है, उसे जरा भी शर्म नहीं आती। और रोहित है कि उसी का सपोर्ट करता है। अरे माँ छोड़ो ना, जब भाभी दूसरी तरह के कपड़े पहनना नहीं चाहती तो आप लोग क्यों परेशान करते हो? वैसे भी आजकल ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ऐसा कहकर नीलम भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रितेश का दोस्त कमल अपनी पत्नी रीना के साथ सुरभि से मिलने उनके घर आता है। सुरभि सभी लोगों के लिए चाय और नाश्ता लगाती है, फिर बैठकर उनसे बातें करती है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद रीना सुरभि से कहती है, सुरभि भाभी, पिछली काफी देर से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, आपकी हिंदी कितनी शानदार है, आप कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। वैसे आपकी एजुकेशन क्या है? रीना बहन, मैं तो बस 5वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। क्या सच में भाभी? अरे आपने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन आपसे बातें करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे इतनी अच्छी हिंदी तो हम ही नहीं बोल पाते, इतना पढ़ा लिखे होने के बाद भी। हाँ कमल भैया, दरअसल मेरे पिताजी पुरोहित थे। गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की प्रथा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन घर में वो मुझे हमेशा पोथी पुराण वगैरह पढ़कर सुनाते थे। सुरभि भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आपको जॉब कर लेनी चाहिए। कई बार ऑफिस में ऐसी वैकेंसी निकलती है जहाँ शुद्ध हिंदी बोलने वालों की जरूरत होती है और बहुत पढ़े लिखे लोगों की हिंदी भी अच्छी नहीं होती इतनी, तो आप चाहे तो जॉब कर सकती हैं। अरे नहीं नहीं रीना, मुझे तो एक सिंपल घर संभालने वाली बहू चाहिए, मैं अपनी बहू से जॉब नहीं करवाऊंगी। वैसे माँ, रीना भाभी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, आजकल तो सभी जॉब करते हैं और जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे माँ, रीना भाभी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, आजकल तो सभी जॉब करते हैं और जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही काफी देर तक उनकी बातें चलती रहती हैं। फिर रीना और कमल अपने घर चले जाते हैं और सुरभि अपने काम में लग जाती है। अगले दिन तानिया ऑफिस जाती है। लंच टाइम में वो अपनी सहेलियों के साथ खाना खाते हुए बात कर रही होती है। यार मैं तो अपने ससुराल वालों से परेशान हो गई हूँ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा खाना बनाओ, वैसा खाना बनाओ, और आज तो मेरी सास कह रही थी कि मेहमान आने वाले हैं तो जल्दी आ जाना। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैंने शादी करके गलती कर ली। यार तानिया, शादी के बाद तो ये सब होता ही है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? और वैसे भी तू तो अपनी ही चला लेती है। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी रीना वहां आती है और तानिया से कहती है,
और तानिया बता, कैसी है तू? कैसी कट रही तेरी ससुराल में? क्यों पूछ कर मजाक उड़ा रही है क्या? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वैसे मैं कल तेरी पड़ोस में आई थी, कमल के दोस्त थे ना रितेश भैया, उनकी पत्नी सुरभि से मिलने। अच्छा, उस गांव की गवार से? कैसी लगी तुझे वो अनपढ़ गांव की लड़की? यार तानिया कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे तो वो कहीं से भी अनपढ़ या गवार नहीं लगती है। हाँ, उसकी एजुकेशन कम है, लेकिन उसके बात करने का तरीका बहुत ही शानदार है, और उसकी हिंदी तो इतनी शुद्ध और आकर्षक है कि मैं और कमल भी प्रभावित हो गए थे। मुझे तो लगता है कि उसे किसी जॉब में होना चाहिए था। रीना, अब तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है उसकी। वो गांव की लड़की, उसका पहनावा देखा है तूने? हर वक्त बड़ी सी बिंदी लगाकर सिर पर पल्लू रखती है। वो जॉब करेगी? अगर ऐसे लोगों को ऑफिस में जॉब मिलने लगी तो हम लोगों को तो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अरे यार, तू तो कुछ ज्यादा ही भड़क गई। खैर छोड़, जाने दे। ऐसी बातें करने के बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुरभि सारे कपड़े इकट्ठा करके बाथरूम में जाकर धोने लगती है। उसके बाद सारे कपड़े छत पर सुखाने के लिए फैला देती है। तभी उसे सामने वाली छत पर तानिया दिखाई देती है। सुरभि तानिया से बोलती है, और भाभी बताइए, कैसी हैं आप? हाँ सुरभि भाभी, मैं तो ठीक हूँ। वैसे एक बात बताओ, आप हर वक्त सिर ढक कर रखती हो, आपको अजीब नहीं लगता क्या? अरे नहीं नहीं तानिया भाभी, मुझे सिर ढकने की आदत है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों छत से उतर आती हैं। शाम को अचानक जानवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके सीने में बहुत दर्द होने लगता है। सुरभि रितेश से कहती है, सुनिए जी, आप जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए, हमें माँ जी को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। रितेश बाहर खड़ा होकर एम्बुलेंस को फोन करता है, जो रोहित सुन लेता है। रोहित अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, लगता है रितेश के घर किसी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बाहर खड़े होकर एम्बुलेंस को फोन कर रहा था। हाँ बेटा, पिछले कुछ दिनों से जानवी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई। चलो जरा उनके यहाँ चलते हैं। रागिनी, महेंद्र, रोहित, तानिया और नीलम सभी लोग जानवी के घर पहुंचते हैं और कुछ और पड़ोसन भी वहां आती हैं। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी होती है। सुरभि अपनी सास को देखकर लगातार रो रही होती है। रागिनी सुरभि से कहती है, मत रो सुरभि बेटा, तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। रागिनी और उनका परिवार जानवी को एम्बुलेंस में बिठाने में मदद करता है। एम्बुलेंस चली जाती है। फिर रागिनी कहती है, कितनी अच्छी बहू है सुरभि, अपनी सास का कितना ख्याल रखती। ओ माँ जी, आप हमेशा दूसरों की तारीफ क्यों करती हैं? अगर आप बीमार होंगी तो मैं भी आपकी इतनी ही देखभाल करूंगी। तानिया की बात सुनकर रागिनी चुप हो जाती है। उधर अस्पताल में रितेश अपनी माँ को एडमिट करता है। डॉक्टर चेकअप और 1-2 टेस्ट होते हैं। फिर डॉक्टर कहता है, देखिए मैंने टेस्ट करवा लिया है। फिलहाल उन्हें दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, जिससे उन्हें आराम है। लेकिन आपकी माँ का हार्ट का नस ब्लॉक हो जा रहा है। अगले 4 महीनों के अंदर उनका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। अभी मैं ये दवाइयां लिख देता हूँ, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर सब घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जहां एक तरफ सुरभि अपनी सास जानवी की सेवा में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रितेश अपने पिता विनोद से कहता है, पिताजी, माँ का ऑपरेशन 4 महीने के अंदर करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें काफी पैसे लगेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सी नौकरी के साथ मैं इतना पैसा कैसे इकट्ठा करूंगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब मैं तो भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं मिलेगा। भैया आप कहें तो मैं कॉलेज छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए कोशिश करूं? अरे नहीं नहीं कोमल, अभी तो फर्स्ट ईयर में है, तुझे कौन सी नौकरी मिलेगी? तो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर। वो लोग यही बातें कर रहे थे कि तभी कमल और रीना जानवी से मिलने उनके घर आते हैं। जानवी की तबीयत पूछने के बाद रितेश कमल और रीना को सारी बातें बताता है और कहता है, समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। रितेश भैया, एक तरीका है, अगर आप लोग तैयार हो जाएं तो। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं? बताइए तो सही क्या तरीका है। हम अपनी माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल भैया, अभी हमारे ऑफिस में हिंदी सेल्स ऑफिसर की पोस्ट खाली है। काफी लोगों ने इंटरव्यू दिया, लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मुझे विश्वास है कि अगर सुरभि भाभी इंटरव्यू देंगी तो वो जरूर सिलेक्ट हो जाएंगी। हाँ यार, तुझे अपनी पत्नी को नौकरी करने की परमिशन दे देनी चाहिए। सारी बातें करने के बाद रीना और कमल चले जाते हैं। तब सुरभि रितेश से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो रीना भाभी की बात बिल्कुल सही लगती है। मैं कुछ समय के लिए नौकरी कर लेती हूँ, कम से कम हम माँ जी का ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे तो इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, फिर यही सही रहेगा। तुम कल ही ऑफिस जाकर इंटरव्यू दे दो। नहीं नहीं बहू, अगर तू ऑफिस जाएगी तो तू भी छोटे छोटे कपड़े पहनेगी। मुझे तो मेरे संस्कार मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। माँ जी, नौकरी करने का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा पहनावा नहीं बदलेगा। सुरभि की बात सुनकर जानवी को थोड़ा सुकून मिलता है। अगले दिन सुरभि साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर और सिर पर पल्ला लेकर तैयार होती है। फिर वो अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैं ऑफिस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैंने आपके पलंग के पास पानी और खाना रख दिया है, समय पर खा लीजिएगा और दवाइयाँ भी ले लीजिएगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा।
अब रितेश सुरभि को लेकर निकल जाता है और फिर सुरभि को ऑफिस के बाहर छोड़ देता है और कहता है, सुरभि अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ऑटो लेकर घर चली जाना। ठीक है जी, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुरभि ऑफिस के अंदर जाती है। लंच टाइम चल रहा होता है। तानिया अपनी सहेलियों के साथ शॉर्ट वन पीस पहनकर ऑफिस की बालकनी में खड़ी होती है। तभी सुरभि पिंक साड़ी पहनकर सिर पर पल्ला लिए वहां पहुंचती है। तानिया उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, सुरभि भाभी आप यहाँ, वैसे यहाँ किस लिए आई हैं? तानिया भाभी मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? अरे आप जैसे अनपढ़ों को अगर इस ऑफिस में नौकरी मिलने लगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तानिया ये कह ही रही होती है कि तभी रीना वहां आती है और कहती है, अरे सुरभि भाभी आ गई आप, चलिए इंटरव्यू अंदर है। सुरभि रीना के साथ अंदर चली जाती है। तब तानिया की सहेलियां मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, यार ये गांव की गंवार तेरी पड़ोसन है और ये ऑफिस में क्या कर रही है? इसके कपड़े देखकर तो लगता है कि झाड़ू पोछा की नौकरी के लिए आई है। वैसे भी वो इसी नौकरी के काबिल है, देखते हैं उसे नौकरी भी मिलती है या नहीं। थोड़ी देर बाद सुरभि रीना के साथ बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है। तब तानिया रीना से कहती है, क्या हुआ रीना, मिल गई तुम्हारी सुरभि भाभी को झाड़ू पोछे की नौकरी? तानिया तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो। तुम्हें पता है जो हिंदी सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी थी हमारे ऑफिस में, जिसके लिए तुम भी कोशिश कर रही थी, वो नौकरी अच्छी हिंदी होने की वजह से सुरभि भाभी को मिल गई है और कल से वो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। ये सुनकर तानिया और उसकी सहेलियों के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरभि घर पहुंचती है और सभी लोगों को अपनी जॉब के सिलेक्शन के बारे में बताती है। सभी बहुत खुश होते हैं। रितेश मिठाई का डिब्बा खोलते हुए कहता है, माँ मुझे तो पहले ही पता था कि सुरभि को ये जॉब जरूर मिल जाएगी, इसलिए मैं मिठाई का डिब्बा साथ लेकर आया हूँ। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ऐसा कहते हुए रितेश सभी का मुंह मीठा करवाता है। तब जानवी कोमल से कहती है, कोमल बेटा जरा सुरभि के साथ रागिनी बहन के घर चली जा और उन सबको भी मिठाई दे आ। अब कोमल सुरभि के साथ रागिनी के घर जाती है। सुरभि सभी को अपनी जॉब के सिलेक्शन के बारे में बताती है और सबका मुंह मीठा कराती है। रागिनी कहती है, अरे बहू ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम भी नौकरी करोगी और अपनी सास का इलाज करवा पाओगी। तुम्हारी जैसी बहू तो सचमुच किस्मत वालों को ही मिलती है। यह सुनकर तानिया पूरी तरह जल जाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सुरभि और कोमल अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रागिनी अपनी बालकनी में बैठी धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि सुरभि साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर रितेश के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल रही है। फिर वो बालकनी से हॉल में आती है, जो देखती है कि तानिया भी शॉर्ट फिश कट वन पीस पहनकर लैपटॉप लेकर ऑफिस जाने के लिए खड़ी रोहित का इंतजार कर रही है। रागिनी तानिया को इस तरह देखकर कहती है, तानिया बहू आज से जानवी बहन की बहू सुरभि भी ऑफिस जा रही है। वो साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर ऑफिस गई है और एक तुम हो कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो कि तुम्हें देखकर दूसरों को शर्म आ जाती है। नाक कटवा कर रख दिया है तुमने हमारी पूरी कॉलोनी में। माँ जी उस गांव की गंवार के ऑफिस जाने से मेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हम दोनों में बहुत फर्क है। वो कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती और रही बात ऑफिस की, तो 4 दिन में ऑफिस वाले उसे धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, आप देख लेना। तानिया ऐसे कह ही रही थी कि तभी रोहित आ जाता है और तानिया रोहित के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं मोहल्ले की ढेर सारी पड़ोसनें खड़ी होती हैं और बातें करती हैं। देख रही हो बहनों, हमारी कॉलोनी की दोनों बहुओं में कितना फर्क है। एक ऑफिस भी अपने संस्कारों में रहकर जा रही हो और दूसरी को संस्कारों की कोई परवाह ही नहीं। हाँ बहन कलयुग है, अब किसी को क्या कह सकते हैं। वैसे ये सब छोड़ो, चलो हम जानवी बहन से मिलते हैं। सुना है उनकी तबीयत काफी खराब है और उनकी बहू ने उनका ऑपरेशन करवाने के लिए ही ऑफिस जाना शुरू किया है। सभी औरतें मिलकर जानवी के पास पहुंचती हैं, उसकी तबीयत पूछती हैं और उससे बातें करती हैं। फिर कमला जानवी से कहती है, जानवी बहन तुम बड़ी खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी संस्कारी बहू मिली है। अरे आज ऑफिस जाते समय भी उसके सिर से पल्लू नहीं हटा। जानवी अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और इधर दूसरी तरफ सुरभि ऑफिस में पहुंचती है और क्लाइंट अटेंड करना शुरू करती है। वो काफी मन लगाकर काम कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है। सुरभि और तानिया अपने अपने तरीके से कपड़े पहनकर ऑफिस जाती हैं और अपने अपने तरीकों से काम करती हैं। एक दिन लंच टाइम में शीतल तानिया से कहती है, तानिया मैंने सुना है कि वो गांव की गंवार सुरभि अपने वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बॉस उससे काफी खुश है और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जो भी हो, मुझे तो वो एक नंबर की गंवार ही लगती है। देखो आ रही है सामने से साड़ी पहनकर और पल्लू लेकर। तभी सुरभि वहां आ जाती है और कहती है, कैसे हो आप सभी? हम तो अच्छे हैं भाभी। वैसे आप साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहनती हैं क्या? नहीं, मुझे साड़ी पहनना ही पसंद है। बातें करने के बाद सुरभि वहां से चली जाती है। समय बीतता है। सुरभि ने अपनी सैलरी से ऑपरेशन के पैसे जमा कर लिए थे और अपनी सास का ऑपरेशन करवाकर उन्हें ठीक कर लिया था। ऑपरेशन के बाद वो अपनी सास का और ज्यादा ख्याल रख रही थी। एक दिन सुरभि अपनी सास को खिचड़ी खिला रही थी। तभी उसकी सास कहती है, बेटा तेरा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तूने मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन करवा दिया और इतना ख्याल भी रखती है। माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, ये मेरा फर्ज है, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। और आज के बाद दोबारा मुझे ऐसा मत कहना। अब लीजिए और थोड़ा खाइए।
यह सुनकर जानवी मुस्कुरा देती है। ऐसे समय बीतता है। एक दिन गांव का एक आदमी दिनेश ऑफिस आता है और सुरभि को पहचान लेता है। सुरभि उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जानकारी देती है। यह सुनकर दिनेश कहता है, अरे सुरभि बेटा, तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि मुझे अब समझ में आ गया है। तुम्हें तो पता है मुझे अपने ढेर सारे खेत बेचकर पैसे जमा करने हैं, तो क्यों ना मैं वो पैसे तुम्हारे ही ऑफिस में इन्वेस्ट कर दूं। दिनेश चला जाता है और कंपनी को सुरभि के द्वारा एक बहुत बड़ी डील मिल जाती है, जिससे बॉस खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद बॉस सुरभि और तानिया दोनों को केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमारे ऑफिस में अवार्ड फंक्शन रखा जा रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया जाएगा। तुम लोग भी अपने अपने परिवार के साथ वहां जरूर आना। सुरभि और तानिया दोनों हाँ कह देती हैं। शाम को तानिया घर आकर अवार्ड फंक्शन के बारे में बताती है। यह सुनकर रागिनी कहती है, बहू ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ जी आप देखना, उस फंक्शन में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। हाँ भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आज ही मार्केट चलते हैं ताकि आपके अवार्ड फंक्शन के लिए सुंदर सी ड्रेस खरीद सके। दूसरी तरफ सुरभि भी अपने परिवार को अवार्ड फंक्शन के बारे में बताती है और कहती है, माँ जी मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस अवार्ड फंक्शन की विजेता तानिया भाभी ही होंगी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहू मेरी तरफ से तो तुझे अवार्ड बहुत पहले ही मिल चुका है। तूने इतनी मेहनत करके मेरा ऑपरेशन जो करवा दिया है। भाभी चलिए हम आपके अवार्ड फंक्शन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद लेते हैं। सुरभि कोमल के साथ मॉल जाती है। वहां एक सुंदर साड़ी देखकर कहती है, ये साड़ी बहुत सुंदर है, इसे ले लेते हैं। सुरभि साड़ी खरीद लेती है। तभी सामने वाली काउंटर पर तानिया रेड कलर का फिश कट ऑफ शोल्डर गाउन देख रही होती है। सुरभि तानिया के पास आती है और कहती है, अरे भाभी आपकी अवार्ड फंक्शन की तैयारी हो गई? हाँ देखा मैंने कितना सुंदर ड्रेस खरीदा है। वैसे तुमने भी ले लिया ना ड्रेस? तुमने तो जरूर कोई देहाती सी साड़ी ली होगी। सुरभि मुस्कुरा देती है। दोनों अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन अवार्ड फंक्शन होता है। दोनों तैयार होकर अवार्ड फंक्शन में पहुंचती हैं। जहां सुरभि ने एक सिंपल सी साड़ी पहनकर सिर ढका था, तो वहीं तानिया ने एक ऑफ शोल्डर फिश कट ड्रेस पहनी थी। दोनों अपने परिवारों के साथ फंक्शन में बैठ जाती हैं। तभी विशाल अनाउंस करते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को इस अवार्ड फंक्शन के विजेता का नाम का इंतजार है, जिसने अपने काम से सभी का दिल जीता है और सबसे अच्छा बिजनेस किया है। उसका नाम है सुरभि। प्लीज सुरभि जी स्टेज पर आइए। ये सुनकर तानिया का चेहरा उतर जाता है और सुरभि स्टेज पर जाती है। सुरभि को स्टेज पर अवार्ड मिलता है और फिर अनाउंसर सुरभि से कहता है, सुरभि जी आप इतनी सिंपल हैं, फिर भी आपने इतना बड़ा अवार्ड जीता है। मैं चाहता हूं कि आप 2 शब्द कहें। अब सुरभि माइक लेती है और बोलना शुरू करती है। लोगों को लगता है कि सिंपल कपड़े पहनने वाले और संस्कारों में रहने वाले जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पहनावा हमारे कर्मों की पहचान नहीं हो सकता। मुझे अपने संस्कारों पर गर्व है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। सुरभि की बात सुनकर तानिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत थी। अगले दिन तानिया साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर तैयार होकर हॉल में आती है। सभी लोग तानिया को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वो कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि संस्कार हमारी धरोहर है और उन्हें छोड़कर हम जीवन में सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते। सभी लोग उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तानिया की सास तानिया से कहती है, बहू मुझे बहुत खुशी है कि तुझे संस्कारों का मतलब समझ में आ गया। मुझे तुझ पर गर्व है बहू। और इस तरह तानिया पूरी तरह बदल जाती है।